दोस्तों काफी अजीब फीलिंग आ रही है मुझे इस न्यूज को कवर करने से पहले, क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि दुनिया पर राज करने वाला F-22 रैप्टर कुछ इस कंडीशन से गुजरेगा। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन एयरफोर्स पूरी तरह से प्लानिंग कर चुकी है F-22 रैप्टर को रिटायर कर देने की। जी हाँ, जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि 1997 जब इसको पहली बार रोल आउट किया गया, उसके बाद से लेकर आज तक इसकी टक्कर में अन्य कोई भी देश अपना कोई भी फाइटर जेट नहीं बना पाया। यानी इसकी तुलना में इतना ज़्यादा स्टेल्थी और इतना ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट आज तक कोई नहीं बना पाया। और देखिए, जब ये रिटायरमेंट की कगार पर आ चुका है, उसके बाद भी इसकी करंट पोजीशन को भी छू पाने की वैल्यू आज दुनिया के किसी भी फाइटर जेट में नहीं है। उसके बावजूद अमेरिकन एयरफोर्स इसे रिटायर करने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसे रिटायर करने की इतनी जल्दी अमेरिकन एयरफोर्स को क्यों है? तो इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है वो ये है कि अमेरिकन एयरफोर्स के पास इस समय टोटल 185 यूनिट्स F-22 रैप्टर की मौजूद है, यानी 185 फाइटर जेट मौजूद है। लेकिन उनमें से उड़ने लायक और ऑपरेशनल जो है वो केवल 123 यानी 123 ही है। यानी कहने का मतलब 62 के नंबर्स में F-22 ग्राउंडेड हो चुके हैं इस समय। F-17 के रिश्तेदार निकले ये तो। और जो बाकी के फाइटर जेट बचे भी हैं, जैसे कि 123 अभी इस समय ऑपरेशनल है, उनमें से भी मैक्सिमम उड़ने लायक तो हैं, लेकिन वो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इतने ज्यादा फिट वो नहीं बचे हैं। तो कहने का मतलब काफी जर्जर स्थिति इनकी आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि इस तरह का फाइटर जेट इतनी ताकत के साथ भी दुनिया में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। अब बताया जा रहा है कि अमेरिकन वायुसेना 20 नए संशोधन के साथ इन F-22 रैप्टर्स को कुछ हद तक अपग्रेड करना चाहती है, जिस दौरान 33 को तो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। यानी टोटल फ्लीट को जब अपग्रेड किया जाएगा, उनमें से 33 तो पूरी तरह से बाहर कर दिए जाएंगे। और ये जो 33 फाइटर जेट फ्लीट से बाहर किए जाएंगे, इनके अपग्रेडेशन में जो पैसा बचेगा, उस पैसे का इस्तेमाल बाकी के जो फाइटर जेट होंगे उन्हें अपग्रेड करने में किया जाएगा, क्योंकि इसका अपग्रेडेशन भी बहुत ज्यादा महंगा बताया जा रहा है। और वैसे ये जब फ्लीट अपग्रेड हो जाएगी, उसके बाद भी ये ज्यादा समय तक अमेरिकन वायुसेना में सर्विस में नहीं रहेगी। इसे बहुत जल्द रिटायर कर दिया जाएगा। और रिटायर करने के लिए इनके पास ऑप्शन होगा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। जी हाँ, NGAD नाम से अमेरिका में एक परियोजना चल रही है, जिसके तहत 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट वो लोग काफी तेजी से बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआती लागत भी काफी कम होने वाली है, यानी 6th जनरेशन की तुलना में ये काफी कम होगी। 300 से 400 मिलियन डॉलर्स एक यूनिट की कीमत होगी। और बताया जा रहा है कि जब इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी भारी मात्रा में जब इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो ये कीमत और कम हो जाएगी और इसके इक्वल हो जाएगी। यानी F-35 लाइटनिंग 2 जो है, उससे 2 से 3 गुनी इनकी कीमत आने वाली है। लेकिन इसके बाद भी ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होंगे। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि इनके अंदर मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्लाइट कॉस्ट पर आवर वो भी काफ़ी कम होगा। तो खैर, अब अमेरिकन वायुसेना के पास तो 6th जनरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन भारत के पास इस तरह की कंडीशंस नहीं रहने वाली है। तो कहने का मतलब, जब हम लोग एमका बनाएंगे जो कि F-22 रैप्टर की कैटेगरी का ही होगा, तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखना होगा। हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि बार बार इसके अंदर मेंटेनेंस ना निकल पाए। इसके लिए प्राइम टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करना होगा। जब टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही होगी, जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होगी मास लेवल पर, उस समय किसी भी तरह की कोई कमी ना रखी जाए। साथ ही जो इसके लिए इंजन का सिलेक्शन किया जाए, वो भी काफी सोच समझ कर किया जाए। वो फ्यूल एफिशिएंट हो और उसका थ्रस्ट ना तो बहुत ज्यादा कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो, ताकि फ्लाइट कॉस्ट पर आवर हमारी भी मेंटेन बनी रहे। क्योंकि इतना जल्दी हम लोग रिटायर करके अन्य किसी कैटेगरी के फाइटर जेट पर जंप नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग एमका पर आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। तो यानी यहाँ पर अगर F-22 किसी चीज के लिए सफर कर सकता है, तो बाकी के जो उसकी कैटेगरी के फाइटर जेट है, उनके साथ बिल्कुल इस तरह की समस्याएं आ सकती है। तो इन सारी चीजों को आज ही ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम लोग एमका का मैन्युफैक्चरिंग ना कर लें। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रफाल की जरूरत है, वो ट्विन इंजन है, तो उसकी जगह हम लोग एमका को ही भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर कर लें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बर्बादी वाला हिसाब होगा। क्योंकि अमेरिका को देख लीजिए, केवल 185 थे उनके पास, वो भी इतने ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं उन्हें कि आज उन्हें समय से पहले रिटायर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम लोग भी एमका को काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडक्ट कर लेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी समस्याएं आने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उसके साथ मेंटेनेंस की एक समस्या हमेशा लगी रहती है।
यानी इनकी स्टेल्थ कोटिंग जो कि बहुत महंगी होती है और इसे बचा पाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करने होते हैं। इनके जो हैंगर्स वगैरह होते हैं वो भी एयर कंडीशनिंग होने चाहिए। तो कहने का मतलब इनका रखरखाव भी बहुत महंगा पड़ता है। तो जितनी आवश्यकता है एम का केवल उतने ही मैन्युफैक्चर किए जाएं। बाकी के और का है हमारे पास ऑप्शन, या फिर तेजस मार्क 2 है, इन्हें थोड़ी बड़ी मात्रा में हम लोग इंडक्ट कर सकते हैं। वो जो बीच में खबरें निकल कर आई थी, मैंने भी आपको बताया था कि चाइना 500 की संख्या में J-20 को मैन्युफैक्चर करने वाला है। ठीक है, ये नंबर बोलने में तो अच्छा लगता है, दूसरे देशों के ऊपर रौब जमाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स आने ही वाली है। तो अगर 500 की संख्या में J-20 बन जाते हैं तो ये चाइना को बर्बाद कर देंगे। इतना ज़्यादा मेंटेन चाइना नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के फाइटर जेट जितनी आवश्यकता हो उतने ही मैन्युफैक्चर किए जाएं। हालांकि बात के लिए विंडो छोड़ी जाए, अमेरिका जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइन इसकी बंद ना की जाए, लेकिन फिर भी पहले प्लानिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।